टॉक्सिक लोग और उनके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही लेकर आते हैं। इसलिए ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को खत्म करके हम जितना जल्दी ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाएं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन मैंने जब ये बात समझी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर कि अब मेरी जान को खतरा था। मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड मेरी जान लेना चाहता था और उससे दूर भागते-भागते मैं मेलबर्न से सिडनी आ गई थी। मेरा नाम मैरी बेकर है और जब मैं 15 साल की थी, तब मेरे पेरेंट्स अचानक से कहीं खो गए थे। काफी टाइम तक पुलिस ने उनको सर्च किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इसलिए पुलिस ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया और मैं अपनी आंटी एन के घर रहने आ गई। आंटी एन मेरी मदर की सिस्टर हैं। मेरे पेरेंट्स के ना मिलने की वजह से मेरा एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हो गया था और मैं डिप्रेशन में भी रहती थी। इसलिए मैं काउंसलिंग सेशंस के लिए जाने लगी। तभी वहां पर मेरी मुलाकात मार्क से हुई। मार्क वहां अपने ड्रग एडिक्शन को दूर करने के लिए आता था। उस टाइम मैं 16 साल की थी और मार्क 27 साल का। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने डिसाइड किया कि हमें एक साथ रहना चाहिए। हमने एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। घर के रेंट और दूसरे खर्चों के लिए पैसे मैं ही देती थी। मेरे पेरेंट्स के चले जाने के बाद उनके सारे पैसे मुझे मिल गए थे और मार्क के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इतने महंगे अपार्टमेंट का रेंट अफोर्ड कर सके। लेकिन कुछ टाइम बाद हम दोनों ने ही काउंसलिंग सेशंस में जाना बंद कर दिया। मार्क ड्रग एडिक्ट था और उसके साथ रह के मैं भी ड्रग्स लेने लगी थी और मुझे भी एडिक्शन हो गया था। टाइम के साथ साथ मार्क चेंज होता गया। वो कहता था कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन उसकी आंखों में और उसके एक्शंस में मुझे मेरे लिए कोई प्यार नहीं दिखता था। यहाँ तक कि अब वो मुझ पर हाथ भी उठाने लगा था। मैंने घर में एक इमरजेंसी बैग पैक करके रखा हुआ था कि अगर कभी मुझे अचानक से मार्क से दूर भागना पड़े तो मैं भाग जाऊं। मैं बहुत टाइम से मार्क को छोड़ने की सोच रही थी और फिर एक दिन मैं वहां से भागकर अपनी आंट एन के पास आ गई। इसके बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कैट के साथ सिडनी आ गई। कैट और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। हम एक ही क्लास में थे और स्कूल में भी सारा दिन साथ ही रहते थे। मैं कैट पे बहुत भरोसा करती थी और आंटी एन ने भी मुझे सिडनी शिफ्ट होने दिया क्योंकि वहां पर मेरे साथ कैट भी आ रही थी। सिडनी में हमने एक ओशियन व्यू अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया जिसमें 4 बेडरूम्स थे। एक बेडरूम मेरा था, एक कैट का और एक हमारे फ्रेंड बेन का। लेकिन इस ओशियन व्यू अपार्टमेंट का रेंट भी बहुत ज्यादा था। इसलिए हमने 4th बेडरूम भी एक रेचल नाम की लड़की को रेंट पे दे दिया। कुछ दिन बाद मेरी आंटी एन का कॉल आया। आंटी एन ने मुझसे कहा, मैरी, मार्क तुम्हें ढूंढता हुआ आज फिर मेरे घर पर आ गया था। मैंने उससे कह दिया है कि तुम अभी भी वैकेशन के लिए बाहर गई हुई हो और पता नहीं कब तक लौटोगी। ऐसा सुनकर उसने मुझे गालियां दी और फिर चले गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से आंटी एन को ये सब सुनना और सहन करना पड़ रहा है। मुझे लगा था कि मार्क अब मेरा पास्ट ही है और अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन आंटी एन के घर आकर उसने जो किया, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जब मार्क और मैं रिलेशनशिप में थे, तो हम बहुत पार्टीज अटेंड करते थे और ऑब्वियसली उन पार्टीज में हम ड्रग्स भी लेते थे। उस पार्टी में मार्क ने मुझसे कहा कि वो पास ही में अपनी किसी फ्रेंड से ड्रग्स खरीदने जा रहा है, लेकिन वो पार्टी से 2 घंटे के लिए गायब हो गया था। मैं उसे ढूंढते हुए बीच पर आ गई थी। मैंने कोकीन ली हुई थी और मैं बीच पर ही पास आउट हो गई। जब मैं उठी, तब मार्क मुझ पर चिल्ला रहा था और मेरे कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। लेकिन ना तो वो खून मेरा था और ना ही मार्क का। जब हम दोनों घर आए, तो मैं बहुत डरी हुई थी। वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पे हाथ उठाता था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं आज वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन मार्क ने मुझसे कुछ नहीं कहा और लिविंग रूम में ही काउच पर सो गया। नेक्स्ट डे हमें एक न्यूज मिली कि जिस पार्टी में हम कल रात गए थे, वहां पर एक मर्डर हो गया है। जिसका मर्डर हुआ था, उसका नाम टॉम फॉरेस्टर था और वो एक ड्रग डीलर था। जैसे ही ये न्यूज मिली, मार्क बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करने लग गया। मैंने मार्क से पूछा कि कहीं तुम्हारा टॉम फॉरेस्टर की डेथ से कुछ लेना देना तो नहीं। लेकिन मार्क ने कहा कि इसका उस मर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। उस रात पार्टी में जितने भी लोग आए थे, सबके घर पुलिस इंक्वायरी करने आई। मैंने कई दिन तक वेट किया कि कब पुलिस हमारे घर इंक्वायरी के लिए आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आए। मैं मर्डर वाली रात के बारे में सोचने लगी। उस रात मार्क करीब 2 घंटे के लिए पार्टी से गायब हो गया था और मुझे शक होने लगा था कि कहीं मार्क ने ही तो टॉम फॉरेस्टर का मर्डर नहीं किया। मेलबर्न के नए अपार्टमेंट में बैठकर
मैं कैट के साथ बातें कर रही थी, तभी मुझे फेसबुक पर जेक मॉन्स नाम के एक आदमी का मैसेज आया। उसमें लिखा था, आई विल फाइंड यू। मैंने इस नाम के लेटर्स को देखा, तो ये वही लेटर्स थे जिससे मार्क जोन्स का नाम भी बनता था। मैं बहुत डर गई और सोचने लगी कि कहीं ये मैसेज मुझे मार्क ने ही तो नहीं भेजा है। पुलिस को टॉम फॉरेस्टर का मर्डरर नहीं मिला था और मुझे डाउट था कि कहीं वो मर्डरर मार्क ही तो नहीं। इसलिए मैं पुलिस के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे पार्टी में मार्क 2 घंटे के लिए गायब हो गया था और पुलिस उनके घर पर इंक्वायरी करने नहीं आई। पुलिस ऑफिसर का नाम सार्जेंट मूर था। उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस उनके घर पर इंक्वायरी करने नहीं आई क्योंकि वो दोनों पार्टी में आए ही नहीं थे। इसके बाद सार्जेंट मूर ने कहा कि आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपने घर चले जाइए। मैं ये सुनकर शॉक थी कि पुलिस को ये क्यों नहीं पता कि मैं और मार्क भी उस पार्टी में आए थे। वहीं दूसरी तरफ मेरी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैरा ने मेरे सेशंस खत्म कर दिए थे, जबकि मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। लास्ट सेशन में डॉक्टर सैरा ने मुझे एक फ्रेंड की तरह कहा था, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मैरी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। एक दिन मैं, कैट और हमारी एक फ्रेंड जिया बैठे हुए वाइन पी रहे थे। कैट और जिया बोलने लगे कि हमारी न्यू रूममेट रेचल बहुत अजीब है, पता नहीं कहाँ से आई है और ये ज्यादा बात भी नहीं करती है। कैट और जिया को ऐसा कहते हुए रेचल ने सुन लिया और वो अपने रूम में जाकर रोने लगी। मैं उसे चुप कराने उसके रूम में गई तो उसने मुझे कहा कि वो ऐसी इसलिए है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे मेंटली और फिजिकली अब्यूज करता था। उसने अपनी बॉडी पे मुझे निशान भी दिखाए जहां उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा था। ये निशान उससे कहीं ज्यादा थे जो मार्क ने मुझे मेरी बॉडी पे दिए थे। मुझे कोई प्रूफ चाहिए था जिससे मैं सार्जेंट मूर को ये प्रूव कर सकूं कि मैं उस रात पार्टी में थी। मुझे याद आया कि पार्टी वाली रात मैंने अपने कपड़े तो धुल लिए थे क्योंकि उन पर खून लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपने शूज नहीं धुले थे। मेरे वो शूज आंटी एन के घर पर ही थे, इसलिए मैं वो शूज उनके घर से ले आई और वो शूज मैंने एक बैग में डालकर अपने कबर्ड में रख दिए। कुछ दिन बाद मेरे फेसबुक अकाउंट पर जेक मॉन्स नाम के एक आदमी ने फिर से मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, यू कांट हाइड फ्रॉम मी फॉर एवर, वॉच योर बैक। ये मैसेज देखकर मैंने सोचा कि अब तो मुझे मार्क से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। मैं पार्टी वाली रात की पिक्चर्स देख रही थी कि शायद इनमें मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं मार्क के अगेंस्ट कुछ सबूत ढूंढ सकूं। तभी मुझे एक पिक्चर में टॉम फॉरेस्टर दिखा। टॉम का फेस ब्लर था और किसी ने अगर टॉम को पहले ना देखा हो तो वो उसे ये पिक्चर देख के पहचान नहीं सकता था। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पे लिखा था, जैक्स मैकेनिक्स। मैंने एक पुलिस डिटेक्टिव बनकर जैक मैकेनिक्स में कॉल किया तो वहां के ओनर ब्रूस लार्सन ने मुझे बताया कि टॉम वहां पे काम करता था। मार्क भी जैक मैकेनिक्स की वर्कशॉप में जाता रहता था। एक बार मैं भी उसके साथ गई थी, लेकिन मार्क ने मुझे वर्कशॉप के अंदर नहीं जाने दिया था। इसलिए अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि मार्क ने ही टॉम को मार दिया है। इसलिए ये सब बताने में सार्जेंट मूर के पास गई, लेकिन सार्जेंट मूर ने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। मैं अपने साथ शूज वाला बैग भी लेके गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला, मैंने देखा कि इसमें शूज है ही नहीं। ये देखकर सार्जेंट मूर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे फिर से वहां से चले जाने को कहा। कुछ दिन बाद मुझे ब्रूस लार्सन का कॉल आया। ब्रूस ने मुझे कहा कि उसे पता चल गया है कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, बल्कि मार्क की ही एक गर्लफ्रेंड सोफी हूँ, क्योंकि मार्क की बहुत गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मार्क मुझ पर चीट भी कर रहा था। ब्रूस ने मुझे बताया कि मार्क और टॉम की लड़ाई हुई थी और शायद मार्क ने ही टॉम को मार दिया है। इस फोन कॉल के बाद मैं सो गई और मुझे सपना आया कि कोई लड़की चिल्ला रही है, रन सोफी रन। तभी मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि बेन मुझे उठा रहा है। बेन ने कहा कि रेचल का एक्सीडेंट हो गया है। रेचल रोड क्रॉस कर रही थी और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। बेन ने यह भी कहा कि एक्सीडेंट को देख के ऐसा लगा जैसे उस कार में बैठे आदमी ने जानबूझ के रेचल को टक्कर मारी है। लेकिन रेचल को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए वो नेक्स्ट डे ही घर वापस आ गई। इसके बाद मुझे जैक मोन्स का मैसेज आया। ये मार्क ही था। उसने लिखा था, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। मैंने ये बात रेचल को बताई तो उसने कहा कि एक बार हम उससे किसी पब्लिक प्लेस पर मिल लेते हैं। मैं और रेचल एक बीच पे मार्क से मिलने गए। रेचल मुझसे अलग जाके बैठ गई ताकि मैं मार्क से अकेले में बात कर सकूं। मार्क ने मुझे कहा कि वो फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है।
लेकिन तभी रेचल ने एक बेसबॉल बैट से मार्क के सर पे जोर से मारा और मार्क की वहीं पर मौत हो गई। फिर उसने मार्क की बॉडी को समुद्र में फेंक दिया और हम दोनों ट्रेन में बैठकर मेलबर्न चले गए। वो मुझे शहर से दूर एक झील के पास एक लकड़ी के घर में ले गई। वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। रेचल ने मुझे कॉफी पीने को दी, जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो रेचल वहां पर नहीं थी। मैंने रूम में इधर उधर देखा तो मुझे एक स्क्रैप बुक दिखी जिसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स और मेरी और मेरे पेरेंट्स की पिक्चर्स थी। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, ट्रेजिक क्रिसमस फॉर बेकर फैमिली, वाइफ किल्ड हस्बैंड एंड देन शी कमिटेड सुसाइड, टीनेज डॉटर सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय फादर। वहीं पर टॉम फॉरेस्टर के मर्डर की न्यूज़ की कटिंग्स भी थी। वहीं पर मुझे एक लेटर भी मिला जो रेचल ने मेरे लिए ही लिखा हुआ था। इस लेटर पे एक हफ्ते पहले की डेट लिखी हुई थी। मैंने वो लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग तुमसे सच छुपा रहे हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हें प्यार भी करती हूँ, इतना प्यार जितना लाइफ में तुम्हें कोई नहीं करता। मैं, तुम और कैट एक ही क्लास में थे, लेकिन मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरे फॉस्टर पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छे कपड़े और दूसरी चीजें दिला सके। मुझे स्कूल में कोई नहीं जानता था। बचपन में मैं बिल्कुल तुम जैसा बनना चाहती थी, एक ऐसी लड़की जिसके पास लाइफ में सब कुछ हो। इसलिए जब तुम मार्क के साथ रिलेशनशिप में आई तो मैं खुद भी मार्क को ही डेट करने लगी। उसने मेरे साथ तुम्हें चीट भी किया। मार्क तुम्हें जान से मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। और मैंने ही तुम्हारे कबर्ड से वो शूज चुराए थे जिन पे खून लगा हुआ था, ताकि तुम पुलिस को ये सब ना बता पाओ। और मेरा यकीन मानो, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही किया है। और मुझे कार से टक्कर मार्क ने ही मारी थी। ये लेटर पढ़कर मैं डर गई थी। रेचल ने मार्क को मार डाला था और मैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक पैनिक अलार्म था। मैंने उसका बटन दबा दिया और पुलिस वहां पर आ गई। रेचल ने पुलिस को बताया कि मार्क मैरी को मारना चाहता था, लेकिन वो मैरी को बचा रही थी और इसलिए गलती से मार्क एक पहाड़ से नीचे समंदर में गिर गया और मर गया। मैंने रेचल को ऐसा बोलने दिया क्योंकि मुझे भी याद आ रहा था कि मैं कौन हूँ और मेरा रियल नेम क्या है। मेरा रियल नेम है सोफी बेकर और मैं डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही हूँ और इसलिए मैं डॉक्टर सहरा के पास भी जाया करती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे सेक्सुअली अब्यूज करते थे। जब मैं 15 साल की थी तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ क्रिसमस मनाने इसी लेक पर आई थी, लेकिन तब मेरी मदर को पता चल गया था कि मेरे फादर मेरे साथ क्या करते हैं। इसलिए मेरी मदर ने उन्हें मार दिया और खुद भी सुसाइड कर ली। उस दिन पार्टी वाली रात मार्क और मैं ब्रूस लार्सन से ड्रग्स खरीदने ही गए थे, लेकिन जब मार्क 2 घंटे के लिए गायब हो गया था तब वो रेचल के साथ ही था। तब टॉम फॉरेस्टर मेरे पास आया और मुझे अकेला देखकर उसने मेरा रेप करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक पत्थर से उसका सर फोड़ दिया और वो वहीं पर मर गया। मेरे शूज पे टॉम फॉरेस्टर का ही खून था। ये सब रेचल ने देख लिया था और वो मुझे बचाना चाहती थी। जब मुझे ढूंढते हुए मार्क मेरी तरफ आया, तब रेचल ही चिल्ला चिल्ला के मुझे मार्क से दूर जाने को कह रही थी। रन सोफी रन। लेकिन उस टाइम में सोफी नहीं बल्कि मैरी थी। मैरी मेरी वो पर्सनैलिटी थी जो मेरे माइंड ने तब बना दी थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। ये स्टोरी मैरी ने ही बनाई थी कि मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई है, वो बस कहीं चले गए हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सोफी को नहीं पता, बस मैरी को ही पता था। मार्क को भी मेरी मेंटल कंडीशन के बारे में पता था, लेकिन ये उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी क्योंकि वो मेरा फायदा उठा रहा था। अब मैं एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में हूँ। मेरा माइंड अब पहले से काफी ज्यादा हेल्दी है और आई होप मुझे यहाँ से जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा और मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूंगी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, लिव हैप्पीली।